प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम में मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि बहुत छोटा बनाऊँ। आप सभी से दरख्वास्त है आज कि आप लोग प्रार्थना करिए। आज जो कल इलेक्शंस का फाइनल डे है और कल ये निर्धारित हो जाएगा दैट हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप बहुत से लोग शायद नए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे, या बहुत से लोग जानते होंगे तो वो इस चीज़ को समझते होंगे कि मेरा स्टैंड हमेशा इज़राइल को सपोर्ट करना रहा है। बिब्लिकली फॉर मी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसा आप लोगों ने कभी मुझे सुना होगा तो इस चीज़ को समझा होगा कि मैं क्यों इज़राइल को इतना सपोर्ट करता हूँ और क्यों अपने क्रिश्चियन भाइयों से और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं टॉपिक पे आता हूँ। आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंसी इलेक्शन अमेरिका में चल रहे हैं। कल उसका फाइनल डे है। कल रिज़ल्ट आ जाएगा और बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट अमेरिका का होता है। मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से अगर किसी को प्रेसिडेंट होना चाहिए तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। आई नो दैट डोनाल्ड ट्रंप ने शायद बहुत सी गलतियाँ करी होंगी अपने जीवन में, एंड आई एम नॉट हियर टू डिफेंड हिज लाइफ, हिज पर्सनल लाइफ, बट आई एम हियर टू डिस्कस हिज स्टैंड्स ऑन इज़राइल। मैं इसलिए उसको सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ही लव्स इज़राइल। 2017 में जब उनका टेन्योर शुरू हो गया था, उसके कुछ समय बाद 2017 में ही वेंट इज़राइल और उन्होंने वहाँ पर यरूशलेम को रिकॉग्नाइज़ किया और ये बोला कि यरूशलेम जो है वो इटर्नल इज़राइल की इटर्नल कैपिटल है और वहाँ पर अपनी अमेरिकन एम्बेसी भी स्थापित करी। इससे पहले दुनिया यरूशलेम को अगर वर्ल्डली बात करूँ, हम लोग तो सब मानते ही हैं बिब्लिकली, लेकिन अगर वर्ल्डली बात करूँ तो जितने भी ज़्यादातर देश हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन ट्रंप ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। 2020 के बाद वो हट गए। अब दोबारा इलेक्शन हो रहा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनारियो बन गया है क्योंकि कल ट्रंप का आना मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक जहाँ तक मैंने बिब्लिकल प्रोफेसीज़ पढ़ी हैं, जितना भी मैं समझता हूँ, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता और प्रेडिक्शन करना भी नहीं चाहिए बिकॉज बिब्लिकल प्रोफेसी इज़ नॉट अबाउट प्रेडिक्शन। और बिब्लिकल प्रोफेसी प्रेडिक्शंस नहीं करती। इट इज़ फॉर बिलीवर्स कि विश्वासियों को जो है वो चिन्ह दे और ताकि विश्वासी अपने आप को तैयार कर सके। मेरे हिसाब से जब मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये गॉग एंड मैगॉग की बैटल है, एज़ेकिएल 38 एंड 39, तो मैं उनसे कहता हूँ कि इट इज़ टू अर्ली टू जज राइट नाउ एट द मोमेंट कि क्या ये गॉग एंड मैगॉग की बैटल है, क्योंकि मेरे हिसाब से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बाउंड टू हैपन प्रायर टू दैट बैटल। तो खैर मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, अगर मैं बहुत सी चीज़ें आई विल मेस इट अप। ट्रंप का कल आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ट्रंप अगर आएंगे तो आई थिंक ये क्लियर है कि वो अमेरिका को मेक श्योर करेंगे कि वो इज़राइल के साथ रहे। और मैंने कई बार बोला, न्यूमरस टाइम्स इन द चर्च, जितनी भी सभाएं मैंने कभी संबोधित करी हैं या जितनी भी मीटिंग्स में मैंने बोला है, मैंने हमेशा मेक श्योर किया है कि मैं जेनेसिस 12 कोट करूँ। और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उससे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। अमेरिका अपने वर्ज पर पहुंच चुका है जजमेंट के, लेकिन एक चीज़ जो जजमेंट को डिले कर रही है या प्रोलॉन्ग कर रही है, दैट इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड टू अब्राहम। अमेरिका अकेला ऐसा नेशन है, स्ट्रॉन्ग नेशन, सुपर पावर, जो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज़ को प्लीज़ करने की जगह इज़राइल के साथ खड़ा है। आज भी किसी ना किसी तरह से खड़ा हुआ। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो ईरान की जो डील थी, JCPO करके कुछ डील थी, उसको सस्टेन किया है, उसको ख़त्म नहीं किया है।
और ट्रंप ने जिसको रोक लगाई थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कंटिन्यू कर दिया है। ईरान को इसलिए न्यूक्लियर पावर बनने में बड़ी आसानी हो रही है क्योंकि 2015 में जब बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था तो उन्होंने हालांकि ये कहा जाता है कि दैट ही इज़ अ प्रोफेसिंग क्रिश्चियन, बट आई हाईली डाउट अबाउट इट. देयर आर सेवरल controversies and theories regarding it. I don't want to go in that, but मैं जो कहना चाहता हूँ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि इस बंदे ने बहुत से लोग कहते हैं इज़ अ प्रैक्टिसिंग सुन्नी मुस्लिम, बट इस बंदे ने एक शिया कंट्री जिसको हम ईरान के नाम से जानते हैं, ये डील जो है वो तय हुई और इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी न्यूक्लियर परीक्षण करने पर, परमाणु बम बनाने पर, वो रिस्ट्रिक्शंस को लगभग हटा दिया. हालांकि एक बहुत पेचीदा टर्म है, लेकिन कुल मिला के उस डील के हवाले से ईरान को ये मौका मिला कि वो अपना जो परमाणु परीक्षण है यानी न्यूक्लियर जो भी टेस्टिंग है उसको वो कर सके. और हालांकि ओबामा ने कहा था कि आप लोग लिमिटेड करिएगा, लेकिन एक तरह से वैधानिक रूप से उनको ये मौका मिल गया कि वो अपने परमाणु परीक्षण को कर सकें. ओबामा ने ये नहीं सोचा, और हालांकि जितने भी सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज़ थे वो इस चीज़ से बहुत खफा थे कि ओबामा ने ये डील जो है वो ईरान के साथ की, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन 2015 में. और सारे सुन्नी मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं मोस्टली वो उस डील के ख़िलाफ़ थे. क्यों? क्योंकि सब के सब उस टाइम पे और आज भी ईरान से काफ़ी डरते थे. द रीज़न इज़ दैट द शियत इस्लाम इन ईरान, द Iranian regime, which is basically very, कहना चाहिए कट्टर है अपने आउटलुक में. इट्स वेरी डेंजरस. और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इज़िकल चैप्टर 38 में पर्सिया का भी जिक्र आता है. अगर आप इज़िकल चैप्टर 38 वर्सेस 5 पढ़ें तो वहाँ पर नेशंस के बारे में बताया है जो गॉग एंड मैगोग यानी कि रशिया के साथ में इकट्ठे होंगे. वहाँ पर वर्स 5 में जो नेशंस दिए हुए हैं उसमें पर्सिया भी आता है. पर्सिया, इथोपिया, लिबिया एंड देम ऑल ऑफ देम विद शील्ड एंड हेलमेट. पर्सिया भी आता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वही बैटल होने वाली है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सारे जो एंड टाइम प्लेयर्स हैं वो अब अपने आप को लाइन अप कर रहे हैं. और आप देखिए बाइबल प्रोफेसी कहाँ जा रही है. ताज्जुब की बात है कि 1935 से पहले ईरान का नाम पर्सिया हुआ करता था, फिर चेंज होके ईरान हुआ. फिर 1979 में जब शाह ऑफ ईरान को गिराया गया, उसके बाद 79 में ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ये एक रिपब्लिक आया, मुल्ला रिजीम आई. इसके चलते जो है ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया. फिर से नाम चेंज हुआ, लेकिन इसका जो एंशिएंट नेम था वो पहले इलाम था, फिर पर्सिया हुआ, फिर अब ईरान हुआ. ताज्जुब की बात ये है, देखिए बाइबल प्रोफेसी कैसे काम करती है. ताज्जुब की बात ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इज़िकेल जो है कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 2500 से 3000 साल पहले लिख रहा है. लगभग 2800 साल पहले लिख रहा है. और 1979 से पहले ईरान और इज़राइल के बहुत अच्छे टर्म्स हुआ करते थे. इनफैक्ट आई वाज रीडिंग समवेयर कि जब 1948 में जो युद्ध हुआ था, 15 मई 1948 में, जब 6 या 7 अरब कंट्रीज़ जो हैं अकेले इज़राइल से लड़ रहे थे, तो ईरान वो सपोर्टिंग एक्चुअली इज़राइल. उस टाइम पे वो दोस्त हुआ करता था. लेकिन किसी ने उस टाइम पे नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जब ईरान विल बी अगेंस्ट इज़राइल. बट वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से, अगर मैं बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बिब्लिकल प्रोफेसीज़ बहुत पहले क्लियरली बोल चुके थे कि दैट इलाम और ईरान और पर्सिया, जो भी आप कहना चाहें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये एंड टाइम में इज़राइल के दुश्मन बनेंगे. एंड दिस इज़ व्हाट वी सी इन आवर लाइफ टाइम. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कैसे किसी प्रॉफिट ने बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले इस बात की घोषणा करी? इज़ बिकॉज इट वॉज नॉट हिज ओन थाट्स, इट इज़ बिकॉज कि परमेश्वर ने उसको ये दिखाया.
ये तो हो गई एक बात। 2015 में बराक ओबामा अगर ईरान पे सैंक्शंस को ना को मतलब उनको ये डील ना करने देते, ईरान पे प्रतिबंध लगाए रहते, तो पूरे सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड में वो बहुत बहुत बड़े हीरो होते हैं, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि क्यों ईरान से ज़्यादातर मुस्लिम लोग डरते हैं। उसका रीज़न ये है, एक मिलिटेंट इस्लाम का जो फेस है वो हम ईरान के रूप में देखते हैं। आपको पता होगा कि एक ईरान के में एक जगह है, पर्टिकुलर उस जगह को बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। वो जिस जगह पर है वहाँ पर फ़ारस की खाड़ी बनी हुई है। ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ का पानी जो है वो वहीं से होकर जाता है, और अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो ये बात तय है कि लोग जान के डरते हैं कि अगर अटैक हुआ ईरान के ऊपर, या ईरान गुस्सा करा या कुछ ऐसा अग्रेशन दिखाया, तो जितना भी पानी है वो न्यूक्लियर वॉर की वजह से वो ख़राब हो सकता है। आज अगर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिस चीज़ से परेशान है वो पानी से परेशान है, पानी नहीं है, तो इसलिए डरते हैं। दूसरी बात, ईरान को ज़रूरत क्या थी इतनी सेंसिटिव जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की? दैट मीन्स ही इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग कि अगर हम डूबेंगे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये कहावत है। अगर हम गए तो आप भी नहीं बचोगे। ज़बरदस्ती एक ही चीज़ है जो ईरान को डोमिनेट कर रही है 1979 से, जब से ये मुल्ला रिजीम आई है, एंड दैट इज़ नफ़रत फॉर इज़राइल, कि हम इज़राइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये है। और लगातार आप तो ख़ुद समझदार हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे, और जितना हो सकता है मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि 1979 से अब तक बेतहाशा हमले किए हैं, और अब तो ईरान जो है अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। सीरिया में जो प्रेसिडेंट हैं उनको, हालांकि गृह युद्ध की स्थिति है, लेकिन ईरान सपोर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रशिया। लेबनान में हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, यमन में हुतीज़ को, और हमास को आपको पता ही है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। हालांकि मैं हमास और ये हमले में अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन 2005 में इज़राइल छोड़ कर आया था गाज़ा पट्टी को छोड़ कर आया था, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस टाइम पर 10,000 से ज़्यादा ज्यूज़ वहाँ पर रहते थे। आज वेस्ट बैंक, और जब ये इज़राइल वहाँ से कम्प्लीटली विड्रॉयल हुआ पीस ट्रीटी करने के लिए कि भाई चलो ठीक है हम लोग शांति से रहेंगे, आप भी शांति से रहो, वो छोड़ कर आया, सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे के दिया उनको वहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ, 2006 में इलेक्शंस करवाए वहाँ पर उन लोगों ने, और हमास इलेक्ट होकर चले आए, वहाँ के लोगों ने इलेक्ट किया हमास को। और उसके बाद से लगातार फर्स्ट गाज़ा वॉर, कभी सेकंड गाज़ा वॉर, और आजकल थर्ड गाज़ा वॉर चल रहा है। तो कहने का मतलब, और कहाँ से आ रहे हैं, जैसे ही इज़राइल वहाँ से हटा, ईरान ने अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू वहाँ पर हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। लोग ये बोलते हैं कि इज़राइल ऐसा कर रहा है, इज़राइल वैसा कर, लेकिन इज़राइल कर क्यों रहा है ये इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अगर इज़राइल पिटे तो ठीक है, वाह वाह बहुत अच्छा, लेकिन अगर इज़राइल पीटे तो प्रॉब्लम है। लोग कहीं के भी मरे, बहुत तकलीफ़ होती है, इसमें कोई शक नहीं है, पीपल डाई, तकलीफ़ होती है, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट राइट नाउ। बट मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कमला हैरिस का जो स्टांस है ये क्लियर है दैट मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट इज़राइल ऑन द इशू ऑफ दिस राइट टू एग्जिस्ट और राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। आज जो भी लड़ाई इज़राइल लड़ रहा है वो डिफेंसिव वॉर है। 7 अक्टूबर को अगर ना हुआ होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता तमाशा। आज भी इज़राइल का स्टांस क्लियर है कि अगर आप हमारे जितने भी नागरिक बचे आपके कब्ज़े में हैं, अगर आप उसको कैप्टिव्स हैं, आप अगर उसको वापस हमें दे दोगे, हम वॉर बंद कर देंगे। लेकिन वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि क्यों नहीं कर रहा है।
खैर, कमला हैरिस का मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट इज़राइल। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इज़राइल अकेला पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से, जहाँ तक अभी ये देखिए इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जब मैं एजिकल 38 पढ़ता हूँ, 37, 38, 39 पढ़ता हूँ, वहाँ पर जो कोएलिशन यानी कि ये ग्रुप ऑफ नेशंस जहाँ पर आ रहा है, जिसका हेड रशिया है, वो बेसिकली इज़राइल को लूटने के लिए आ रहा है, इज़राइल की वेल्थ को लूटने के लिए आ रहा है। दूसरा पॉइंट, वहाँ पर जो इज़राइल का वर्णन किया गया है, जिसको इन्वेड करने गोग एंड मैगोग आ रहे हैं, वहाँ पर वो ये बताया रहा है, हिजकियल ये बता रहा है कि अगर आप वर्सेस पढ़ेंगे दैट इज़राइल, उस समय का इज़राइल जो है इज़ एट पीस एंड विदाउट द वॉल्स। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इज़राइल में ना तो अभी शांति है, वॉर का माहौल चल रहा है। दूसरी बात कि अभी वॉल्स हैं, लंबी वॉल्स हैं, गाज़ा में आप उधर चले जाइए, वेस्ट बैंक में, हर जगह आपको वॉल्स दिखाई देंगी। और तीसरी बात, ना तो अभी इतनी वेल्थ इकट्ठा हुई है जिसको लूटने के लिए गॉग एंड मैगोग गॉग ऑफ मैगोग वहाँ से आएगा। तो मेरे हिसाब से ये वो बैटल तो नहीं हो सकती। हाँ, प्लेयर्स इकट्ठा हो रहे हैं सारे, उस बैटल के लिए अभी से लाइनअप होना शुरू हो गया। मेशक एंड ट्यूबल बेसिकली जो टर्की से जो कोएलिशन आता है, बेसिकली 1991 में सोवियत रूस जो है वो कम्युनिस्ट रिजीम जो है वो टूटी, और ये सब कज़ाकिस्तान ये वो सब अलग अलग बन गए देश, लेकिन ये पार्ट तो उसी के थे। लेकिन ये फिर से पुतिन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फिर से ये कोएलिशन हो जाए, और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है मिडल ईस्ट में वो अपने पाँव पसार रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से एक है। अगला बंदा क्यों मुस्लिम कंट्रीज़ को, अरब कंट्रीज़ को, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, वो सपोर्ट कर रहा है? क्या लेना देना आपका, क्या इंटरेस्ट है? ओनली वन इंटरेस्ट, दैट Putin, not Putin necessarily, Russia wants to eradicate US from the face of the earth, और उसको पता है कि अमेरिका इज़राइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। हाँ, मैं इलेक्शन पे आ रहा था, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बैटल तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर कमला हैरिस आती हैं और तो इज़राइल के ऊपर ख़तरा पड़ सकता है, इज़राइल शांति में नहीं रह सकता, इज़राइल की जो वॉल्स हैं वो भी नहीं ख़त्म होगी, और जो इज़राइल ग्रेटर इज़राइल होने वाला है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। कमला हैरिस क्लियरली है उसका विरोध करेंगी। और जहाँ तक मैं इतनी भी प्रोफेसी जानता हूँ, मेरे हिसाब से ये होना है, आज नहीं तो कल। अगर कमला हैरिस आ भी गई तो शायद उसके बाद कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो शायद इज़राइल को सपोर्ट करे या ना करे, खैर, लेकिन ग्रेटर इज़राइल जो बेसिकली टेरिटरीज़ हैं वो होके रहेंगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एजिकल में जो नेशंस दिए गए, एजिकल चैप्टर 38 में जो नेशंस दिए गए हैं जो इज़राइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं हैं। उसमें सऊदी अरेबिया का, उसमें इजिप्ट का जिक्र नहीं है, उसमें लेबनान का जिक्र नहीं है, उसमें जॉर्डन का जिक्र नहीं है, उसमें सीरिया का जिक्र नहीं है। बेसिकली जितनी भी वॉर्स हुई हैं, 1948 हो गया, और या फिर 1956 की वॉर हो गई, छोटी सी खैर वॉर हुई थी वो, 1967 की 6 डे वॉर थी, या 1973 की आपकी यौम किपुर वॉर थी। उसमें ये बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज़ ही थे जो इज़राइल के ऊपर अटैक कर रहे थे। ताज्जुब की बात है, जब एजिकल चैप्टर 38 आप पढ़ते हो तो जो वॉर हो रही है, जो कोएलिशन गॉग कर रहा है बाकी नेशंस को मिला के, जिन भी नेशंस को मिलाया है वो सब दूर के हैं। इसमें जो आज सराउंडिंग नेशंस हैं इसका कोई भी नहीं। दिस गिव्स मी, दिस इज़ माई व्यू पर्सनली, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, दिस इज़ माई व्यू
कि हो सकता है, मेरे हिसाब से प्रोफेसी ये आइडिया दे रही है कि उस टाइम पे ये नेशंस क्यों नहीं है उस टाइम पे गॉग के साथ में। हो सकता है, इसलिए नहीं मेंशन हो सकता है कि तब तक इज़राइल इन्हें ख़त्म कर चुका हो। और आप देख रहे हो कि ये जो भी वॉर्स हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इज़राइल की पॉलिसी क्लियर है, हम आपको अटैक नहीं करना चाहते, लेकिन आप अगर हमको अटैक करोगे तो फिर हम मारेंगे, और फिर अगर हम उसके बाद मारेंगे तो फिर हम आपकी टेरिटरी लेंगे, और वो टेरिटरी आपको तभी हम देंगे जब आप हमसे पीस ट्रीटी करोगे, जैसे इजिप्ट ने करी थी 78 में और जॉर्डन ने की थी। ठीक है, लेकिन अगर आपने अटैक किया तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इरेडिकेट यू। मेरे हिसाब से तब ये वॉल्स भी हट जाएंगी और ये इज़राइल जो है वो ग्रेटर इज़राइल बनेगा। और अगर आप जितने लोग जानकार हैं इस चीज़ को जानते होंगे कि इज़राइल में एक तबका इस तैयारी को कर रहा है कि इज़राइल जो है वो ग्रेटर इज़राइल कैसे बने, अपनी बाउंड्रीज़ को कैसे बनाए। तो ये भी एक चीज़, ये पॉसिबिलिटी भी है। मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये जो सराउंडिंग नेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएं और इज़राइल ग्रेटर इज़राइल बने। और उसके बाद जो एक बैटल होगी क्योंकि इतनी इन सब नेशंस को ख़त्म करके इतनी वेल्थ हो जाएगी इज़राइल के पास, जिसको लूटने के लिए बेसिकली जो है वो गॉग एंड मैगोग आएगा। अच्छा, अमेरिका कहाँ है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन माय पॉइंट इज़ कि क्या अभी ऐसा हो रहा है कमला जीत रही। मैं ये बताने नहीं आया हूँ कि कमला जीत रही है या ट्रंप जीत रहा है। मेरे हिसाब से मेरा एस्टिमेशन है कि ट्रंप को जीतना चाहिए, लेकिन अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं, अगर कमला आती हैं तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग निकट पहुँचते जाएंगे रैप्चर के एंड टाइम के, काफ़ी निकट हम पहुँचते जाएंगे। दूसरी बात ये है कि 1917 में जब बेल्फोर डिक्लेरेशन आया था और इज़राइल को एज अ नेशन बनाने की, जूइश होमलैंड बनाने की बात हुई, और उसके बाद 1922 में जब ब्रिटिश मैंडेट आया लीग ऑफ नेशंस के थ्रू, तो उसमें जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो पीछे हटने लगे, इज़राइल को धोखा देने लगे, इज़राइल को बिल्कुल भी देने के मूड में नहीं थे होमलैंड। और उसी के बाद से हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो लगभग ख़त्म हो गया। और अब मैं हैरान था कि 1948 में 14 मई को जब इज़राइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी, उन्हें यानी ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर हम अपनी फोर्सेस को यहाँ से हटाते हैं तो उसके बाद क्या होगा इन लोगों के पास। उस टाइम तो ना तो इज़राइल के पास आर्म्स थे, यानी कि हथियार भी नहीं थे, ना तो उनके पास एमिनेशन था, ना ट्रेनिंग थी, ना गोला बारूद था, कुछ भी नहीं था। ब्रिटिशर्स को एक बार भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि हमें इज़राइलियों को नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे हालात में लाकर, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही हम हटेंगे, हमारी फोर्सेस हटेंगी, मुस्लिम नेशन जो है वो अटैक करेंगे। और हुआ भी वही। और सबसे ताज्जुब की बात, मतलब मैं पढ़ के एकदम हैरान हो गया कि ये जो भी वॉर हुआ, मुस्लिम देशों को जो भी गोला बारूद दिया वो ब्रिटिशर्स ने दिया, उनके सैनिकों को ट्रेन किया वो ब्रिटिशर्स ने किया, और उसका रिज़ल्ट ये निकला। खैर, जैसा मैं हमेशा कोट करता हूँ कि बाइबल कहती है कि इज़राइल का रक्षक ना तो ऊँगता है ना सोता है, कि इज़राइल तो जीत ही गया, मुस्लिम नेशंस तो हार ही गए, लेकिन जो ब्रिटेन का जो सुपर पावर का स्टेटस था वो छिन गया। और वो किसके पास आया? टू अ कंट्री विच स्टिल इज़ सपोर्टिंग इज़राइल, यूएस। प्रभु के एक बहुत बड़े दास थे। अब मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, मैं छोटा बनाना चाहता था 10-15 मिनट का, लेकिन बहुत लंबा बन गया। प्रभु के एक दास थे बिली ग्राम, उन्होंने कहा था एक बात कि इफ़ गॉड डजंट जज अमेरिका राइट नाउ, ही हैज़ टू अपोलोजाइज टू सदोम एंड गमोरा। इसका मतलब
कि अगर प्रभु ने अमेरिका का अभी न्याय नहीं किया तो उसको सदोम और गमोरा के लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? 1960s में बाइबल हटा ली गई, 10 कमांडमेंट्स हटा लिए गए, सडन डिक्लाइन आया अमेरिकन सोसाइटी में, मैरिजेस टूटने लगे, टीन एज में वहाँ पर प्रेगनेंसी बढ़ने लगी, ड्रग्स बढ़ने लगे, बहुत ही सोशल ऑर्डर बिखर गया और एक डिक्लाइन आना शुरू हुआ। जो नेशन कभी परमेश्वर के वचनों पे, उसकी प्रार्थना पर टिका हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो बिखरना शुरू हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आज आप सभी से कि हम बड़े एक्साइटिंग, मैं कहूँगा, दौर में आ गए हैं, जहाँ पर बिब्लिकल प्रोफेसीज़ को पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल निकट पहुँच गए हैं, बिल्कुल निकट पहुँच गए। अगर ट्रम्प जीता तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब है अगर ट्रम्प जीतता है तो जजमेंट जो है अमेरिका का है वो डिले हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हो सकता है कि विश्वासी लोग प्रार्थना करें और अमेरिका में बेदारी आए। मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ। मुझे इज़राइल की चिंता नहीं है, बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइल का रक्षक ना तो ऊँगता है ना सोता है। मुझे चिंता अमेरिका की है। लोग कहते हैं इज़राइल के साथ ये होगा वो, नो, इज़राइल इज़ गोइंग टू विन। इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं सपोर्टर हूँ इज़राइल का, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई स्टडी द बाइबल। जो बाइबल कहती है वो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। मुझे ऐसा लगता है कि कल ट्रम्प को जीतना चाहिए और अगर ट्रम्प नहीं भी जीतते हैं, अगर कमला हैरिस आती हैं, आई थिंक एज अ चर्च वी नीड टू प्रे फॉर अमेरिका। हमें अमेरिका के लिए प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि अगर कमला हैरिस आती हैं और ये जो JCPO जो डील हुई थी उसको कंटिन्यू रखती हैं ईरान के लिए, और ईरान आपको पता है राइट नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस फिराक में है कि कब हमला करे, शायद हो भी सकता है हमला कुछ ही दिनों में। और मुझे ऐसा लगता है कि इज़राइल को अच्छी तरीके से पता है कि इज़राइल का अगला टारगेट जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ईरान के। और अगर कमला हैरिस पावर में आई तो वो डेफिनेटली इज़राइल को रोकेंगी कि वो रिटेलिएट ना करे और अपना सपोर्ट हटाने की कोशिश करेंगी। एमिनेशन है जो जो आर्म्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं वो रोकने की कोशिश करेंगी, सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेंगी, पूरी तरीके से इज़राइल को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और कि ईरान के ऊपर अटैक ना हो, क्योंकि ईरान ने अगर अटैक किया तो नेक्स्ट टारगेट इज़राइल का ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होंगी। तो कमला हैरिस का एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि खैर मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ, इट इज़ नॉट द प्लेस टू स्पीक ऑल दीज थिंग्स, बट मैं ये कह रहा हूँ आप सभी से एज अ चर्च आप लोग इसके लिए दुआ करिए। आज रात से ही आप लोग इसके लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए। मेक श्योर करिए कि परमेश्वर के सिंहासन तक हमारी प्रार्थनाएं जाएं। गॉड ब्लेस इज़राइल। जय मसीह।